चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिज़िक्स का प्रैक्टिस सेट 2 है और देखते हैं क्वेश्चन को आराम से आप स्पीड करके देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है ये। बायोलॉजी का स्पेशली चल रहा है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 का चल रहा है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? मतलब जिस पे वो झूल रही है अचानक वो खड़ी हो जाए तो बताइए क्या होगा? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कम हो जाएगा। सही बात है, जिस पे आप झूल रहे हैं अचानक आप खड़े हो जाएंगे तो कम ही जाएगा ना, झूला तो रुक जाएगा, थोड़ा सा धीमा तो हो ही जाता है, एकदम होता है। चलिएगा दूसरे प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है गतिमान वस्तु में होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, गतिमान वस्तु है तो गति में चल रही है, तो गतिमान वस्तु में क्या होगा? तो गति ऊर्जा होगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, तो इसमें कोई हमको नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। मतलब दूरी अपरिवर्तित है, बदल नहीं सकता, समझ गए? तो क्या होगा? तो हम अच्छे से जानते हैं, जैसे ही गति दुगनी हो, लगने वाला समय अगर पूछे और दूरी अपरिवर्तित हो तो कुछ नहीं, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा ही होगा। सही बात है, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिएगा चौथे प्रश्न को देखेंगे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो जैसे ही द्वितीय नियम की बात होगी, मतलब न्यूटन की गति की अगर द्वितीय नियम की बात करेंगे ना, तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बल की बात करता है। क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम भी तो जो है, याद रखिएगा प्रथम नियम को क्या कहते हैं। आगे चलिए, इस पर डिस्कस हम नहीं करेंगे, आगे देखिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन वही है। देखिए पांचवा प्रश्न है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम से ही संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 5वां प्रश्न हो गए, ठीक है, 5वां प्रश्न हो गए, चौथे प्रश्न भी हो गए। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं या किस चीज़ से मापते हैं? तो हम वोल्ट मीटर मापी से मापते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्ट है, कभी कभी वोल्ट, ठीक है, वोल्ट वोल्टी मीटर कर देता है, मापी कर देता है, ठीक है, वोल्टी मापी कर देता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? वेंचुरी की जगह वेंचुरी मीटर भी दे देता है कभी कभी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या मापा जाता है बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बताइए। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, द्रव का प्रवाह, याद रखेंगे द्रव का प्रवाह मापा जाता है। द्रव की जगह पे हो सकता है तरल, याद रखिए तरल पदार्थ दे सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे एक ही है, द्रव हो या तरल पदार्थ हो। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं बताइएगा, किससे संबंधित है यही बताइए। तो एंगस्ट्रॉम को जो है याद रखिएगा ए से इंडिकेट करते हैं ना, आप जानते हैं, बताइएगा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य से संबंधित है, बस याद रखिएगा। तो तरंग दैर्ध्य को मापता है। चलिए आगे चलिए, 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है कि देखिए टेकोमीटर या टैकोमीटर एक ही है, वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ये इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। तो टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है क्या?
हम अच्छे से जानते हैं। जैसे ही टैकोमीटर की बात होगी तो गति से संबंधित है, और गति से संबंधित हो तो हम जानते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर होगा चाल। क्या होगा? चाल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ। 10वां प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो हम जानते हैं पृथ्वी या वायुमंडल का अगर संबंध पूछा जाए तो क्यों है एक दूसरे में, तो इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। बहुत ईजी, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़े हुए, इसी के कारण है। 11वां प्रश्न है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, इनसे न्यूटन होता है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो न्यूटन में ही भार भी बताना है, तो हम बताएंगे कि 600 जब पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब देखिए, ये सवाल है 12वां प्रश्न। न्यूटन किग्रा मात्रक है, तो बताएंगे न्यूटन जो किग्रा है वो मात्रक है। स्वास्थ्य और पोषण का जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें जो है तीनों ऑप्शन क्लियर रहता है। एक तो सेलुलोज से बना होता है, अस्टार्च से भी बनाया जाता है, जो दवा का आवरण होता है, तो तीनों से आंसर संबंधित है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो सवाल है वो सही मैंने बताया है, गलत नहीं बताया था, अगर स्वास्थ्य और पोषण देख रहे हैं तो। ठीक है, और जो बताया जा रहा है वो भी है, 3 तरह से बनाया जाता है। जानवर के हड्डियों से भी बनाया जाता है, किसका? दवाई का आवरण का। तो जो भी सही जवाब दे रहे हैं, जो मैं दिया वो भी सही जवाब है। चलिएगा, इसका जवाब दे दिए होंगे। न्यूटन किग्रा मात्रक है, क्या है बताइएगा? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो त्वरण का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। न्यूटन किग्रा जैसे ही संबंधित हो तो त्वरण से संबंधित है, याद रखेंगे। तो न्यूटन किग्रा मात्रक है त्वरण का। क्लियर? आगे चलें, ये सही है, टेंशन नहीं लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मैंने स्पेशल पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो क्या होता है जी का मान? तो जी का मान पता है, बहुत ईजी, सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, 14 प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में जो है चंद्र तल मतलब चंद्रमा पर तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्योंकि देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से ये 2 ऑप्शन तो आप देख रहे हैं, क्या चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है? क्या इससे संबंधित है ये सवाल? आपको लग रहा है? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है। यहाँ पे अति अल्प होना चाहिए, वही लिखा हुआ है, अति अल्प कर दिया है, तो अति अल्प है, इसके कारण होता है। चलिए, इस पर हमको नहीं लगता, क्योंकि सही बात है, उसके हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से तो ऊपर देखा जाए तो दोनों में अंतर तो है ही, है ना, तभी तो चलते हैं चंद्रमा पे। चलिएगा, बहुत लोग बी आंसर सोचते होंगे, बी वातावरण से संबंधित है ही नहीं, सवाल ही देखिए कि वातावरण से संबंधित नहीं है। तो चलिए, 14 प्रश्न का ध्यान से, 14 जो है प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी गेंद को जो है ना, गेंद को क्या बोलते हैं? उसे ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? वर्टिकल रूप से मतलब एकदम सीधे ऊपर फेंक दीजिए, सीधे एकदम खड़े फेंक दीजिए ऊपर, तो उससे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बता सकते हैं? यही आंसर पूछ रहा आपसे, समझ गए क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर जो आंसर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, बच्चे हल्ले कर रहे हैं, थोड़ा से मैनेज करिएगा, है ना। चलिएगा, 16वां प्रश्न है कि जड़त्व अघूर्णन का मात्रक है, तो जड़त्व अघूर्णन का मात्रक ये सूत्र पूछ रहा है। देखिए, सूत्र के हिसाब से ये भी सही लग रहा है आपको, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, बताइएगा।
बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है याद रखिएगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट होगा, इसमें ऐसे बटा में नहीं होगा, मतलब केजी बटा मी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, एम स्क्वायर नहीं होगा, केजी इंटू एम स्क्वायर होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर होगा। चलिएगा 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि एक अघूर्णी जो होता है, एक अघूर्णी फ्लाई हिल का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। तो देखिए एक अघूर्णीय जो फ्लाई हिल होते हैं उसका आरपीएम पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है। तो कैसे नापा जा सकता है या मापा जा सकता है बता सकते हैं? इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं? तो 17वां प्रश्न का आंसर का जवाब पता है? स्ट्रोबोस्कोप से हम नाप सकते हैं। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से, क्योंकि 17वां प्रश्न का डी आंसर सही है। इस बार मैं सारा क्वेश्चन मिला कर लाया हूँ, आपको कंप्लेन ना हो। अब एक दो क्वेश्चन उसमें भी अगर गलत निकले तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो फिर किताब का भी दोष है। वस्तु का संवेग बताएंगे, किसी वस्तु का संवेग बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे क्या होगा। तो किसी वस्तु का संवेग की बात करें, 18वां प्रश्न की बात करें, तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर होता है। तो जैसे ही किसी वस्तु का संवेग की बात करें तो संवेग जैसे ही होगा तो वेग तो होता ही है, द्रव्यमान दोनों पर होता है संवेग। अगर किसी वस्तु का संवेग पूछे तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर होगा। चलिए आगे चलें, समझ में आया कि नहीं? चलिए इस क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये आप कितने सही बताते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आप सही लगाइएगा, बता सकते हैं? तो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र द्वारा होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो तो विद्युत जनित्र होंगे। ये नहीं पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, वो अलग हो जाएगा, विद्युत मीटर में चला जाता है ना, चला जाता है कि नहीं चला जाता है, तो वो अलग है। लेकिन ये है आपका कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप बताइए डायनमो किस में आएगा, विद्युत जनित्र में आएगा कि विद्युत मोटर में आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, तो समझ में आएगा कि आपकी तैयारी है या नहीं। 20वां प्रश्न, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, बताइएगा क्या होती है? शुष्क सेल मतलब बैटरी की बात हो रही है, तो उसमें बताइएगा ऊर्जा संग्रहित होती है, तो आप किस रूप में इसे इंडिकेट करिएगा इस चार ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में, है ना, रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करेगा। चलिए बढ़िया बात है। 21 क्वेश्चन नंबर बताइएगा, जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका क्या होगा? तो आप जैसे ही वेग होगा तो संवेग भी दुगना ही होता है, लेकिन गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है ना। तो आप ये सब पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं, तो तब आंसर बताइए। तो हाँ, संवेग दुगना हो जाता है, यही सही है और ये सब तो गलत है। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो बताइएगा कितना होगा? 1 किलोग्राम राशि का वजन आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या होगा? तो 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है, 9.8 एन होता है, ठीक है, समझ गए। 1 किलोग्राम का अगर पूछेगा राशि वजन तो। 23वां प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। देखिए जूल कैलोरी में बताता तो 0.24 बता देते, ठीक है, लेकिन आपको अर्घ में पूछा है, तो अर्घ में कितना होगा पता है? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 10 अर्घ होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में क्या है? 24 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो जैसे ही नॉट की बात होगी तो हम गति की बात करेंगे, तो जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे 24 का। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बताइएगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी नेफोस्कोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेफोस्कोप कहलाता है। अगर बादलों की दिशा नापनी हो या गति नापनी हो तो उस यंत्र से, कौन से यंत्र से नापेंगे? नेफोस्कोप से नापेंगे। क्या ये मैंने सही बोला? एकदम सही बोला। तो आप सही जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी।
अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर का। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं 26 का। तो ये भूतल की ऊंचाई नापी जाती है। अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई नापी जाती है, ये सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी तो जो समझ गया ना, भूतल से ऊंचाई नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो बता सकते हैं? मतलब जान लीजिए प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होता है। तो कब होता है? जब लिफ्ट में क्या होगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैसे जाएगी बताइएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। त्वरण के साथ नीचे जब आती है वो होगा। चलिए 28 थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लगेगा, लेकिन ये पीडीएफ बहुत परफेक्ट है, बताएंगे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है कि रॉकेट, ठीक है सुनिएगा सिर्फ, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही पूछ रहा है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। तो हाँ हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप दीजिए। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर ही काम करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये जो रॉकेट वाला जो आंसर आप डी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, ठीक है। और इस पर याद रखिए न्यूटन का तीसरा नियम भी जो है रॉकेट का सिद्धांत तीसरे नियम पर भी काम करता है, ये आप जानते हैं ना, ये भी जान लीजिएगा। संवेग संरक्षण ऑप्शन रहे या न्यूटन का तीसरा नियम रहे, टिक लगा सकते हैं। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। 29 क्वेश्चन नंबर, शरीर का वजन बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? शरीर का वजन बता सकते हैं तो बताइए। तो हाँ बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किस पे? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या मैंने सही बताया बताइएगा? तो एकदम सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। शरीर का वजन जब भी होता है ना तो ध्रुव पे ही अधिकतम होगा। चलिएगा 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि मुक्ता जो अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा? मतलब मुक्तावस्था में एक गिरती हुई जो है एक पिंड द्वारा, एक मतलब कोई गिरता हुआ एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही सटीक होगा? 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। गिरने के समय का वर्ग होगा। गिरने के समय का वर्ग होगा, आप जानते हैं, क्योंकि दूरी जो है समानुपाती है। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। भौतिक तुला कार्य करता है। तो भौतिक तुला जो कार्य करता है वो बताइएगा क्या होगा इसमें? तो देखिए भौतिक तुला जो होता है वो कार्य जो करता है वो समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। संवेग पर नहीं, भौतिक तुला जो भी होते हैं वो संवेग पर कार्य नहीं, ठीक है। और संवेग के संरक्षण पे तो हम जानते करते हैं कि रॉकेट करता है। चलिए आगे चलें। भौतिक मतलब समझ गया ना, फिजिकल बैलेंस। भौतिकी तुल्य मतलब फिजिकल बैलेंस की बात कर रहा है। वो कार्य जब भी करेगा तो समानांतर बल के नियम पे ही करेगा। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर, जूल निम्नलिखित की इकाई है। देखिए जूल का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। तो जूल के बारे में आप जो सही बताते हैं वो सही है, मैं जो बताता हूँ वो भी सही है। तो बताइएगा जूल जो है निम्नलिखित की इकाई है, इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है ऊर्जा होगा, यही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जूल का एक और मात्रक होता है, बताइएगा क्या होगा? उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में दिए हैं लोग, अच्छा जवाब दिए हैं। अश्व शक्ति मतलब हाउस पावर किसका एकक है, मतलब किसका जो है मात्रक है बताइएगा? अश्व शक्ति का बताइएगा क्या होगा? तो शक्ति होगा, और क्या होगा? पावर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें। 34 क्वेश्चन नंबर, 34 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रकाश की चाल को मापने वाले मतलब लाइट के जो है चाल को मापने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताइए, बताइएगा प्रकाश की चाल को।
34 का बताएंगे कौन थे, कौन वैज्ञानिक थे 34 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए देंगे रोमर, वो सही जवाब देंगे। ठीक है, रोमर जी। 35 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो इसमें तो हमको नहीं लगता कि टाइम लगाने की ज़रूरत है, बी होगा दूरी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी जस्ट आप पढ़े हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं विद्युत जनित। लेकिन यही सवाल देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाए, विद्युत मोटर में, मान लीजिए विद्युत मोटर है में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा। यहाँ पे कौन सा ऊर्जा ऐसा डालें जो कि विद्युत मोटर जो है बन जाएगा, बता सकते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा जो है याद रखिएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तभी तो विद्युत मोटर होता है। समझ गए, यही क्वेश्चन घुमाया था। क्या घुमाया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, विद्युत जनित हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में होगा तो विद्युत मोटर होगा। मैंने इस पे चर्चा भी किया था, बोला भी था। समझ गए। 37 क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर कितना होता है, कितना पास्कल होगा, बता सकते हैं, बताइएगा ज़रूर, बताएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 होते हैं, तो 5 पास्कल होते हैं। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलें। 38वां प्रश्न है कि SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, बताइएगा। क्या होगा, लेंस की शक्ति की बात कर रहा है, SI इकाई पूछ रहा है, मतलब SI मात्रा पूछ रहा है। बताइएगा लेंस की शक्ति का इकाई क्या होगा। 38 का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। बहुत इजी सवाल था, है ना। चलिएगा 39, एक पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए। मतलब एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक मतलब बॉब के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। ठीक है, उसके गोलक को आधा कर दिया जाए, मतलब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, ये जान लीजिए, कर दिया जाए। तो उसका जो है आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है, बता सकते हैं आप। √2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर, कितनी हो जाएगी, √2 गुनी हो जाएगी। सही जवाब दिए, एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। 40वां प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा जो है प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं। यदि भार व आयास क्रमशः W और P है हो तो यांत्रिक लाभ, मतलब MA शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, MA यांत्रिक लाभ। तो आंसर इसका क्या होगा, तो पता है जैसे ही भार और ये बोले तो सबसे पहले तो आपको W लगा देना, फिर P लगा देना है। तो P क्या मल्टीपल होगा, तो ये तो छट गया आपका, क्योंकि सबसे ऊपर W होगा तभी P होगा। तो आंसर यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इंटू में नहीं होता है कभी। ठीक है, इंटू में नहीं होगा। भार और आयस ये आंतरिक लाभ पूछ रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर तो होगा ही नहीं, तो WP होगा। चलिए आंसर सी लगा दिए थे उसका। 42 क्वेश्चन नंबर, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। आप स्पीड करके वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, ये मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ कि आपको आसानी से पढ़ सके। मतलब किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हैं, बताइएगा क्या होगा आंसर 42 का। तो ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होगा। चलिए 43 का आंसर का जवाब देंगे। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान, मतलब किमी से बताना है, में लगभग कितना होगा, कितना किमी से होगा बताइएगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान पूछ रहा है
तो लगभग कितना होगा बता सकते हैं? 43 का आंसर का जवाब देंगे तो हाँ 11.2 होंगे, किमी से होंगे। ठीक है, 11.2 किमी। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर है कि जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो क्या होती है अधिकतम ऊर्जा बताइएगा, मतलब कहाँ होती है, किस जगह पे होती है? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मध्य स्थित पर होता है। बस इतना ही जान लीजिए। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर। 45 क्वेश्चन नंबर है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो किसका संवेग ज़्यादा होगा बता सकते हैं? मान लीजिए एक चलती हुई कार है, एक रेलगाड़ी इंजन है, दोनों में समान गति ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा बता सकते हैं? कार का होगा कि रेल का होगा? तो आप जानते हैं रेल इंजन का होगा संवेग ज़्यादा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस में होती है बताइएगा? क्रायोजेनिक इंजनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से किस में होता है? क्रायोजेनिक, मैं इस पर सवाल भी बनाया था और क्वेश्चन ऑनलाइन में भी बता चुका हूँ। तो आप जानते हैं रॉकेट के प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं, रॉकेट में करते हैं, आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 47, साधारण मशीन की क्षमता समानतः दर्शाई जाती है। मान लीजिए साधारण मशीन है, उसकी क्षमता समानतः दर्शाई जाती है, तो किस रूप में दर्शाई जाती है बता सकते हैं? 47 का बताएंगे तो हाँ बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट में होता है। किस में होता है? किलोवाट में होता है। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है, क्या कारण है बता सकते हैं? तो बताइएगा ज़रूर। तो हम बताएंगे 48 का ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के माध्यम संजक बल पर। संजक बल, याद रखिएगा, द्रवों में पृष्ठ तनाव का अगर कारण पूछे तो अणुओं के मध्य जो संजक बल होते हैं उसके कारण। 49 क्वेश्चन नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो हम अच्छे से बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा से है। आगे चलेंगे 50 प्रश्न। 50वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो कितने डिग्री पर फेंकेगा बताइएगा? तो हम ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री पर फेंकेंगे। मतलब एक गेंद को आप मान लीजिए तिरछे करके फेंकें, मान लीजिए कोण पर फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। बात खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा हो गया, तीसरा इसी तरह आएगा। लेकिन इससे पहले बायोलॉजी का जो है मानव शरीर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आएंगे और इसके बाद ही और कोई भी प्रैक्टिस सेट आएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपका ज्योग्राफी का आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी।